नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक विवाह ऐसा भी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो? उस लड़की को रोते देख उसकी सहेली रानी ने पूछा तो उसने कहा, मैं आज भी स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। और वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जाने लगती है। ये राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रेवती था, जिसकी उम्र कुछ 12 वर्ष थी और वो बहुत गरीब परिवार से थी। वो 3 बहनें और अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता बहुत कम पैसे कमाते थे। उन पैसों से उनका पूरा परिवार का खर्चा नहीं चल पाता था। इसलिए रेवती और उसकी माँ दोनों एक ठाकुर के यहाँ काम करती थी और अधिराज सिंह एक ठाकुर परिवार के बेटे थे। उनके पिता का नाम बलवंत ठाकुर और उनकी माँ का नाम कल्याणी देवी था। एक दिन बलवंत और कल्याणी मंदिर गए तो वहाँ पंडित जी से बलवंत ने अपने बेटे अधिराज की कुंडली दिखाई तो पता चला कि अधिराज की जीवन आयु बहुत कम है। ये सुनकर बलवंत और कल्याणी बहुत घबरा गए, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बेटा था और वो दोनों अपने इकलौते बेटे से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप इसका कोई हल बताइए, जो चाहिए होगा वो हम आपको देंगे, बस आप हमारे बेटे को किसी भी तरह से बचा लीजिए। पंडित जी, जी हम इसका हल निकालते हैं और कल आपकी हवेली पर आकर आपको ज़रूर बताते हैं। अभी आप लोग जाइए और हाँ, चिंतित मत होइएगा, हम हल ज़रूर निकाल लेंगे। ये सुनकर बलवंत और कल्याणी जी दोनों की चिंता थोड़ी कम हुई और फिर दोनों अपनी हवेली को लौट गए। तभी वो दोनों सोच रहे थे। अगले दिन सुबह बलवंत और कल्याणी दोनों पंडित जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ ही समय बाद पंडित जी हवेली पर पहुंचते हैं और पंडित जी को देखकर बलवंत और उनकी पत्नी कल्याणी खड़े हो गए और पूछने लगे कि पंडित जी कुछ उपाय मिला क्या? पंडित जी, जी हाँ मिल गया। यहाँ से कुछ दूरी पर एक कुआं है जहाँ आपके पुश्तों यानी कि आपके घर के बड़ों ने पहले के समय में बहुत लोगों को मारकर उस कुएं में डाल दिया था। इसीलिए उन लोगों को कभी आत्म शांति नहीं मिली। इसीलिए अधिराज को वहां पर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी और उसके बाद एक ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसका भाग्य ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा होगा, जिससे ये होगा कि आपका बेटा उस लड़की के भाग से जीवित रहेगा। कल्याणी, लेकिन वो लड़की को पहचानेंगे कैसे? पंडित जी, पूजा के बाद हवेली जाने में जो लड़की सबसे पहले मिलेगी, समझिएगा कि वही लड़की है जो धीराज ठाकुर की जिंदगी बचा सकती है, क्योंकि जिन लोगों को कुआं में डाला गया था उसी का श्राप चढ़ा है अधिराज पे। इसीलिए शांति पूजन के बाद वो माफ़ कर देंगे और अधिराज को उस लड़की से मिलवा देंगे जिसकी वजह से वो जीवित रह सकते हैं। तभी बलवंत जी और कल्याणी कहते हैं कि पंडित जी, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए, लेकिन हमारा पुत्र जीवित रहना चाहिए बस। बलवंत, एक काम कीजिए पंडित जी, ये शांति पूजन कल ही करवा दीजिए और चिंता मत कीजिए, पूरी तैयारी हम करवा देंगे। बिना समय गवाए काम पूजा शुरू कीजिए पंडित जी, क्योंकि ये हमारे इकलौते बेटे अधिराज की जिंदगी का सवाल है। पंडित जी, जी बिल्कुल। शाम हो गई थी और अधिराज घर आए। तभी उन्होंने माँ की तरफ देखा और उनकी माँ उन्हें बहुत चिंतित दिखाई दी, तो वो अपनी माँ से पूछ पड़े। तभी कल्याणी ने अधिराज को सारी बातें बताई, लेकिन अधिराज एक पढ़े लिखे इंसान थे और एक कम उम्र लेकिन बहुत अच्छे वकील थे। वो अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में नाम कमाया और कामयाबी हासिल की थी। वो माँ की बातों को अनसुना कर रहे थे और सब अंधविश्वास कहकर उसको भूल जाने को कह रहे थे। तभी बलवंत आए और सारी बातें बताकर कहा
कि कल पूजा में बैठ जाइएगा और शांति पूजन कर लीजिएगा। अधिराज चुपचाप अपने पिता की बात सुन लिए और पूजा करने के लिए मान गए, क्योंकि वो अपने पिता की बात कभी नहीं डालते थे और अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे। अगले दिन शाम को पंडित जी पूजा की सारी तैयारी करके हवेली आए और सभी को कुएं के पास चलने को कहा। बलवंत के 3 भाई और 3 भाभी थी, पर उन सबको बस एक एक बेटी थी और अधिराज घर का इकलौता बेटा था। इसी वजह से वो सबका लाडला था। सब कुआं के पास गए, वहाँ पूजा हुई और फिर सब वहाँ से वापसी के लिए निकल गए। तभी रास्ते में रेवती दौड़ी दौड़ी अधिराज और उसके परिवार के गाड़ी के सामने आ गई। तभी अधिराज ने गाड़ी रोकी और कल्याणी गाड़ी से उतरकर रेवती को उठाया और पूछा, लगा तो नहीं? रेवती, नहीं मालकिन, नहीं लगा, क्षमा कर दीजिएगा हमें, हम आपकी गाड़ी के सामने आ गए। कल्याणी, नहीं नहीं, जाइए आप घर अच्छे से। फिर रेवती चली गई और कल्याणी भी गाड़ी में आकर वापस बैठ गई। फिर अधिराज अपने पूरे परिवार के साथ घर आ गए। कल्याणी, सुनिए जी, आपने उस लड़की को जाने कैसे दे दिया? वो वही लड़की थी, आपने सुना नहीं था पंडित जी की बात? बलवंत, पागल हैं क्या आप? उस लड़की से हम अपने राजकुमार जैसे बेटे का विवाह करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कल्याणी जी। तभी कल्याणी बलवंत की यह बात सुनकर नाराज और चिंतित हो जाती हैं और जाकर सबको बताती हैं कि पंडित जी ने शादी करने के लिए बोला था, वो भी उसी लड़की से जो वापसी में सबसे पहले मिले। कल्याणी की ये बात सुनकर पूरे घर वाले चिंतित हो जाते हैं और बलवंत के 3 भाई बलवंत से कहते हैं कि जाओ और उस लड़की को लेकर आओ और हमारे बेटे से उसकी शादी करवाओ। बलवंत, लेकिन भाई साहब, तीनों भाई, लेकिन कुछ नहीं, जो पंडित जी ने कहा है वो कीजिए, जाइए जल्दी से। तभी सबके इतने बोलने पर बलवंत मान जाते हैं और लड़की का पता लगाने को कहते हैं और फिर बलवंत लड़की के पूरे परिवार से मिलते हैं और देखते हैं कि वो लोग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और ये लोग बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन पंडित जी की बात को देखते हुए वो उनके परिवार के पास जाते हैं। बलवंत को देखकर रेवती के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बलवंत ठाकुर आप यहाँ? बलवंत, हाँ, वो तुम लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बेटी से हम अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। तो एक काम करो, तुम लोग अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो और किसी को भी कभी मत बताना कि तुम मेरी बहू के माता पिता हो। रेवती की माँ, लेकिन ठाकुर साहब। बलवंत, लेकिन क्या? बदले में हम तुम्हें 50,000 रुपये भी देंगे। वैसे भी हमें लगता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत भी है। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। बलवंत की यह बात सुनकर रेवती के पिता के मन में लालच आ जाता है और वो मान जाते हैं रेवती की माँ। लेकिन रेवती के बापू, रेवती के पिता, अरे रेवती की माँ, एक तो हमारी बेटी रानी बन कर रहेगी वहाँ, और दूसरा कि हमें पैसे भी मिल जाएंगे, उससे हम कुछ काम शुरुआत करेंगे और हमारी हालत भी अच्छी हो जाएगी। ये सुनकर रेवती की माँ चुप हो जाती हैं और अपनी बेटी को बलवंत ठाकुर के साथ भेज देती हैं। हवेली पहुँचते ही रेवती देखती है कि बहुत बड़ा हवेली है और वहाँ पे अधिराज की 3 बहनें खड़ी थी। तीनों का नाम विद्या, सुनैना और रीवा, जिसमें से विद्या और सुनैना बहुत शाही तरीके से रहना पसंद करती थी और रीवा बहुत सादी तरीके से रहती थी और रीवा का स्वभाव भी बहुत नरम था। रेवती बहुत प्यारी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन कम उम्र और रहन सहन अलग होने की वजह से वो सबको अच्छी नहीं लगी। लेकिन रीवा फिर भी बहुत प्रेम और स्नेह के साथ उसको अंदर लेकर आई और अपने कमरे में ले गई और कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। शाम को अधिराज घर आते हैं और बलवंत और पूरा परिवार शादी के बारे में अधिराज को बताते हैं। अधिराज शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सारे परिवार के कहने पर उन्हें मानना पड़ता है। उसके अगले दिन ही बलवंत और कल्याणी पंडित जी को बुलाकर शादी करवाने को कहते हैं। शाम को ही पंडित जी मंदिर में सारी तैयारी कर देते हैं
और पूरे परिवार के साथ बलवंत को वहाँ बुलाते हैं। फिर बलवंत भी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुँच जाते हैं। आज रेवती बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि रेवती को और रीवा ने शाही कपड़े पहनने को दिए थे। रेवती को देखकर कल्याणी उसको देखती रह गई और साथ में पूरा परिवार रेवती की खूबसूरती की तारीफ भी किए। लेकिन अधिराज एक बार भी रेवती का चेहरा नहीं देखे। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन रेवती शादी के बाद भी रीवा के साथ उसके कमरे में रहती थी। रीवा और रेवती की उम्र एक ही थी। दोनों अच्छी सहेलियां बन गई थी। रेवती को अधिराज अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किए और पूरा परिवार भी रेवती के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते थे। बस कल्याणी और रीवा रेवती को प्रेम दिया करते थे। कल्याणी तो रेवती को अपनी बेटी भी कहा करती थी। रेवती हवेली में नौकरानी की तरह काम करती थी, लेकिन कल्याणी उसे मना भी करती थी। कल्याणी, बेटा आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहू हैं हमारी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत से नौकर और नौकरानियाँ हैं। रेवती, जी माँ जी, वो हमें कुछ बुरा नहीं लगता है इसमें। हम पहले भी सारे काम किया करते थे। कल्याणी फिर रेवती के सर पर हाथ रखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तभी सामने से अधिराज आते रहते हैं और अधिराज, शंभू पानी लाइएगा हमारे लिए। लेकिन शंभू वहाँ नहीं था। इसी वजह से रेवती पानी देती हैं। रेवती, जी पानी। आवाज़ सुनकर अधिराज समझ जाते हैं कि वो रेवती है। अधिराज, शंभू कहाँ गया है? रेवती, वो जी। अधिराज फिर वहाँ से उसकी बातें सुने बिना ही वहाँ से चले जाते हैं और रेवती का चेहरा नहीं देखते हैं। एक दिन पंडित जी रेवती और अधिराज को मंदिर बुलवाते हैं। तभी रेवती और अधिराज मंदिर जाते हैं। तभी रेवती को पता चलता है कि क्यों अधिराज से रेवती की शादी हुई है और अधिराज के साथ रेवती का रहना कितना जरूरी था। मंदिर से आते वक्त अधिराज, रेवती। रेवती घबराहट भरी आवाज़ में, जी 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 जी। अधिराज, हम पहले पढ़ने बाहर गए थे, तभी से हम एक लड़की से प्रेम करते हैं और हम उससे शादी भी करना चाहते थे। वो लड़की यहीं बगल वाले शहर के ठाकुर घराने से ही है। उनका नाम शिवन्या सिंह राजपूत है और आपसे शादी हमारे घर वालों ने अंधविश्वास में आकर करवा दिया है। रेवती, जी। अधिराज, हम उनसे शादी तो नहीं कर सकते, पर उन्हें धोखा देकर आपसे प्रेम भी हम कभी नहीं कर पाएंगे। रेवती, जी आप उनसे शादी कर लीजिए, लेकिन हम भी यहीं रहेंगे, क्योंकि हम भी वापस नहीं जा सकते। और यकीन मानिए, हमें आपकी शादी से कोई आपत्ति नहीं होगी और हमारी वजह से आपको और आपकी पत्नी को कोई कष्ट भी नहीं होगा। अधिराज, लेकिन रेवती, बिल्कुल बेफिक्र होकर शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी तरफ से। अधिराज, आपको बदले में क्या चाहिए? रेवती, कुछ नहीं, बस हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, क्योंकि हमने बस 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, वो भी ज़बरदस्ती। चले जाते थे सरकारी विद्यालय में, लेकिन पिछले 1 साल से हम काम किया करते थे अपने पिता की मदद करने के लिए। अधिराज, ठीक है। अधिराज घर जाकर शिवन्या के बारे में पूरे परिवार को बताते हैं। ये सुनकर कल्याणी नाराज हो जाती हैं, लेकिन पूरा परिवार अधिराज की ये बात सुनकर खुश हो जाता है। कल्याणी, लेकिन रेवती का क्या? अधिराज, वैसे तो आप लोगों ने उनके साथ गलत किया है, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है हमारी और शिवन्या की शादी से। उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि विद्या, सुनैना और रीवा के साथ रेवती भी आगे की पढ़ाई पूरी करेंगी। मैं चाहता हूँ कि रेवती आगे की पढ़ाई शुरू करें। फिर कल्याणी रेवती के पास जाती हैं और कहती हैं कि बेटा, ये क्या किया आपने? आपने इजाज़त दे दी अधिराज को दूसरी शादी करने की, लेकिन इसमें भी आपकी गलती नहीं है। आपकी उम्र ही बहुत छोटी है, इसीलिए अपनी खुशी किसी और के हाथ दे दी आपने, वो भी इतनी आसानी से। ये कहकर कल्याणी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद ही अधिराज और शिवन्या की शादी हो जाती है। शिवन्या आती है और रेवती से मिलती है। रेवती की खूबसूरती देखकर शिवन्या को अच्छा नहीं लगता है। शिवन्या भी एक ठाकुर परिवार की लड़की रहती थी।
इसीलिए सारे घर वाले शिवन्या को बहुत प्रेम देते थे। लेकिन कल्याणी को रेवती ही पसंद थी, क्योंकि रेवती बहुत साफ दिल की साधारण सी लड़की थी। शिवन्या सारा वक्त अधिराज के पास ही दिखाई देती थी। शिवन्या और कुछ नहीं करती थी, क्योंकि शिवन्या को कुछ काम करना ही नहीं आता था और रेवती सारा काम किया करती थी और अब तो साथ में पढ़ाई भी किया करती थी। और शिवन्या से रेवती उम्र में भी बहुत छोटी थी, इसीलिए रेवती को बहुत तारीफ मिलती थी। शिवन्या को ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अधिराज और रेवती और शिवन्या की शादी को 3 साल बीत गए थे। अब रेवती 18 वर्ष की हो गई थी और पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी हो गई थी। उसके खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में मशहूर हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि रेवती के माता पिता कौन हैं और कहाँ हैं। और अब रेवती 10वीं की परीक्षा देकर पहले स्थान से पास हुई थी। कल्याणी और रीवा बहुत खुश थी। रीवा तो वैसे भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसी कारण उसका अंक रेवती से भी अधिक था। लेकिन विद्या और सुनैना के अंक अच्छे नहीं आए थे। दोनों रीवा से तो नहीं, लेकिन रेवती से बहुत जलन करती थी और रेवती से बातें भी नहीं करती थी। यही सब देखकर एक दिन शिवन्या, अधिराज सुनिए, क्यों ना हम रेवती को शहर भेज दें आगे की पढ़ाई के लिए, उन्हें कामयाबी मिलेगी। क्योंकि आपने तो देखा ही है कि उनके अंक कितने अच्छे आए हैं, वो पढ़ने में कितनी अच्छी हैं। अधिराज, लेकिन वो अकेले कैसे रहेंगी? शिवन्या, हम सारा इंतजाम करवा देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और रीवा भी साथ में पढ़ना चाहती है तो हम उन्हें भी भेज देंगे। अधिराज, ठीक है, लेकिन हमें पूरे परिवार से बात करनी होगी। फिर अधिराज पूरी बात परिवार के सामने शिवन्या की कही हुई बात रखते हैं और रीवा और रेवती की पढ़ाई के लिए बोलते हैं। पूरा परिवार अधिराज की बात से सहमत होते हैं। कल्याणी भी रेवती की पढ़ाई का सोचकर हाँ कह देती हैं। रीवा बहुत खुश थी, क्योंकि वो यही चाहती थी, लेकिन रेवती बहुत दुखी थी। उन्हें ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो सोचने लगी कि उन्हें ये बातों से खुशी क्यों नहीं मिल रही, जबकि वो खुद आगे पढ़ना चाहती हैं। उन्होंने खुद ही बहुत पहले अधिराज से आगे की पढ़ाई के बारे में बोला था। फिर रेवती को समझ आया कि वो अधिराज को पसंद करने लगी हैं, क्योंकि अधिराज का सारा काम पिछले 3 साल से रेवती ही क्या करती थी। रेवती अधिराज को पसंद करने लगी हैं, ये सोचकर रेवती बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन फिर अचानक से उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि फिर रेवती के दिमाग में ये आता है कि अधिराज ने आज तक रेवती का चेहरा भी नहीं देखा है, तो वो रेवती से प्यार भी करेंगे। ये सोचना रेवती के लिए बेवकूफ़ी है और वो तो शिवन्या से प्रेम करते हैं। ये सब सोचकर वो ये फैसला लेती हैं कि वो शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। 2 दिन बाद सुबह सुबह रीवा और रेवती शहर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर सबसे अलविदा लेकर दोनों बाहर आती हैं, जहां अधिराज खड़े होते हैं और दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाने वाले होते हैं। रीवा गाड़ी में बैठ जाती है और रेवती बैठने लगती है। तभी रेवती का पैर फिसल जाता है और रेवती गिरने लगती है, लेकिन रेवती को गिरने से अधिराज बचा लेते हैं। उसी बीच अधिराज पहली बार रेवती का चेहरा देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते देखते एक दूसरे में खो से जाते हैं। फिर पीछे से शिवन्या आती हैं और ये देखकर गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन विनम्र आवाज़ में कहती हैं, अधिराज जाइए, वरना दोनों को देर हो जाएगी। फिर दोनों का ध्यान टूटता है और दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। उसके बाद फिर रेवती और अधिराज भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। और स्टेशन पहुंचने के बाद अधिराज ट्रेन का सारा सामान पहुंचवा देते हैं और दोनों को ट्रेन में बिठाकर दोनों से अलविदा लेकर वहां से चले जाते हैं। वापस आते वक्त अधिराज सिर्फ और सिर्फ रेवती की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहे थे। वो आज तक इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की को नहीं देखे थे।
लेकिन रेवती अब उनसे बहुत दूर जा रही थी। रेवती का कॉलेज कोलकाता शहर में था, मतलब कि अधिराज से तो बहुत दूर। हवेली आकर अधिराज, रेवती पानी लाइए। शंभू, भाई जी पानी। भाई जी भूल गए। रेवती तो अधिराज, हाँ ठीक है। हर वक्त अधिराज को रेवती की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि रेवती अधिराज को कहने का भी मौका नहीं देती थी और उसकी ज़रूरत का सामान पहले से ही लेकर हाजिर रखती थी। लेकिन शिवन्या को कुछ फर्क नहीं पड़ता था और वो खुद में ही बहुत व्यस्त रहती थी। खुद के कपड़े और खुद की खूबसूरती में ही व्यस्त रहती थी। उसको अधिराज का पसंद और नापसंद भी नहीं मालूम था और ना ही मालूम रखने में वो कोई दिलचस्पी रखती थी। और शिवन्या को पूरे परिवार से भी ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। एक दिन, शिवन्या, ये हमारा नया लाया हुआ ड्रेस किसने पहनकर खराब कर दिया? ये ड्रेस विद्या से खराब हो गई थी, इसीलिए विद्या और सुनैना दोनों चुप थी। तभी शिवन्या उनके पास जाती है और कहती है, आप दोनों ने ही हमारा ड्रेस खराब किया है ना? उस समय वहाँ पूरे परिवार के साथ साथ हवेली के सारे नौकर भी मौजूद थे। ऐसे शिवन्या का चिल्लाना, वो भी पूरे परिवार और सारे नौकरों के सामने, विद्या और सुनैना को अच्छा नहीं लगा और वो बहुत नाराज हो गई। और बाद में जब अधिराज घर आए तो दोनों ने उनको सारी बातें बताई। अधिराज अपनी बहनों से बहुत स्नेह और प्रेम करते थे। उन्होंने देखा कि सारी बातें बताते वक्त उन दोनों के आंखें नम हो गई हैं। अधिराज अपनी बहनों की बातें सुनकर शिवन्या से बात करने गए, लेकिन उल्टा शिवन्या ही रोने लगी और उल्टा विद्या और सुनैना की ही शिकायत करने लगी। कमरे के बाहर खड़ी विद्या और सुनैना ने देखा कि अधिराज शिवन्या से कुछ नहीं बोल पाए। ये देखकर दोनों उदास हो गई और फिर दोनों अपने कमरे में चली गई। विद्या और सुनैना भी रेवती को बुरा भला बोला करती थी, लेकिन फिर भी रेवती उनकी चिंता ही किया करती थी। ये सोचकर विद्या और सुनैना बहुत उदास रहने लगी थी। कोलकाता शहर में, वहाँ कोलकाता पहुंचकर रेवती और रीवा अपने हॉस्टल पहुंचती हैं। वहाँ रीवा और रेवती को एक कमरा दिया गया और वहाँ वो दोनों शिफ्ट हो गई। दोनों का हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल था, लेकिन कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ती थी। जब पहला दिन रेवती और रीवा कॉलेज गई तो सब रेवती को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रेवती और रीवा की ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई, क्योंकि वहाँ सब वेस्टर्न कल्चर में जीने वाली लड़कियाँ बहुत थीं। लेकिन कुछ कुछ लोगों से दोनों की दोस्ती हुई, जैसे कि सारिका और स्नेहा। वहाँ एक लड़का था जो रेवती से सीनियर था और उसके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ पागल थी और उसका नाम आर्यन सिंघानिया था। एक दिन कॉलेज के अंदर आते वक्त आर्यन और रेवती टकरा गए, क्योंकि रेवती बहुत जल्दी में थी और लेट हो चुकी थी। इसीलिए बिना कुछ बोले ही वहाँ से वो चली गई और एक बार भी उसने आर्यन की तरफ ध्यान नहीं दिया। आर्यन भी रेवती का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन रेवती का यूं वहाँ से चले जाना आर्यन को अच्छा नहीं लगा और उसे ये अपनी बेइज्जती सी लगी। वो सुना नहीं है, ये कौन था जिसने मुड़ कर अपन को नहीं देखा? हाँ, तो बिल्कुल वैसी ही बेइज्जती उसे महसूस हुई थी। उसे लगा कि यह कौन सी लड़की थी जिसको मेरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आर्यन के लिए तो लड़कियां अपना क्लास का सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती हैं। इतने में वहाँ आर्यन का मित्र राहुल आता है और आर्यन से बोला, क्या हुआ भाई, कहाँ खोया हुआ है तू? आर्यन अभी भी गुस्से में रेवती की कक्षा की तरफ ही देख रहा था और फिर गुस्से में वो रेवती की कक्षा की ओर गया और उसने पूरा कक्षा में नज़र घुमा कर देखा तो उसे एक लड़की दिखी जो सफ़ेद रंग के सलवार और कमीज के साथ लाल रंग की चुन्नी पहन कर बैठी थी। उसके कपड़ों के रंग से आर्यन पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया था। जिस लड़की ने उसको एक बार पलट कर नहीं देखा। उसका चेहरा जैसे दिन का सुबह, उसकी आंखें जैसे सागर, उसके होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ी, भला की खूबसूरत थी। उसको देखते के साथ आर्यन बस उसको देखता ही रह गया। रेवती से आर्यन की नज़र ही नहीं हट रही थी। तभी कक्षा में अध्यापक आ जाते हैं और आर्यन का मित्र राहुल उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं कॉलेज के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था।
वहाँ पे आर्यन और राहुल जाकर बैठते हैं। उसके बाद राहुल भाई चल क्लास में, सर वैसे ही हमें पसंद नहीं करते, ऊपर से तेरी वजह से मुझसे भी वो नाराज रहते हैं, तेरा दोस्त होना भी गुनाह हो गया है। लेकिन आर्यन कहीं और ही खोया था। उसे तो अभी सफ़ेद रंग के कपड़ों में दिखी लड़की का ही ख्याल था, यानी कि रेवती का। कॉलेज के प्रिंसिपल आर्यन के पापा थे और राहुल भी उन्हीं की बात कर रहा था, क्योंकि आर्यन और उसके पापा, जिनका नाम राजवीर सिंघानिया है, दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। राजवीर को आर्यन का यूँ मस्ती करना और लाइफ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना पसंद नहीं था। राजवीर को राहुल का कोई दोस्त भी पसंद नहीं था। आर्यन बिल्कुल भी पढ़ाई में समय नहीं देता था। आर्यन वहीं बैठा था, तभी रेवती और रीवा अपने क्लास खत्म करके बाहर निकली। रीवा ने देखा कि आर्यन वहां से रेवती को एक नज़र से देख रहा है। रीवा, रेवती देखिए, वो कब से आपको ही देखे जा रहे हैं, आखिर क्यों? ये सुनकर रेवती की नज़र आर्यन पे गई। उसने देखा कि वो वही लड़का है जिससे वो सुबह आते वक्त टकरा गई थी। फिर रेवती, रीवा, ये तो वही हैं जिनसे हम सुबह टकरा गए थे, बहुत जल्दी में थे तो माफ़ी भी नहीं मांग पाए, शायद इसीलिए वो हमें ऐसे देखे जा रहे हों। रीवा, अच्छा हो सकता है। रेवती, हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, जाकर आप यहीं रुकिए। रीवा, नहीं, हम भी साथ चलते हैं। रेवती, ठीक है। फिर रेवती और रीवा दोनों आर्यन जहाँ बैठा था वहाँ जाती हैं। आर्यन रेवती और रीवा को अपनी ओर आता देख घबरा गया और अपनी नज़र इधर उधर करके देखने लगा। तभी रेवती और रीवा वहाँ पहुँच जाती हैं और रेवती, सुनिए। आर्यन चौंकी हुई आवाज़ में, कौन, मैं? क्या आप मुझे बुला रही हो? रेवती, जी। आर्यन, हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? रेवती, हम सुबह के लिए क्षमा मांगने आए थे, वो हम बहुत जल्दी में थे और आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पाए थे। सुबह हम आपसे टकरा गए थे, उसी के लिए माफ़ी मांगने आए हैं। आर्यन, सॉरी फॉर व्हाट? रेवती, वो हम आपसे सुबह टकरा गए और माफ़ी भी नहीं मांग पाए। आर्यन, अरे कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी, मैं भी ठीक से देख कर नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं। ये सुनकर राहुल आर्यन को देखता रह गया और साथ में खड़े आर्यन के दूसरे मित्र भी चौंक गए, क्योंकि आर्यन की गलती होने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानता था। लेकिन आज उसकी गलती नहीं होने के बाद भी वो माफ़ी पे माफ़ी मांगे जा रहा था। माफ़ी मांगने के बाद फिर रेवती वहाँ से जाने लगती है। तभी आर्यन, आपका नाम क्या है? रेवती, जी रेवती। और फिर वो जाने लगती है। तभी आर्यन, और मेरा नाम आर्यन है और मैं आपका सीनियर हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बोलना। ये सुनकर रेवती और रीवा पीछे मुड़ कर देखती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, जी धन्यवाद, लेकिन हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। तभी राहुल बोला आर्यन से, राहुल, क्या भाई, क्या हो गया था तुझे? तू ही था ना वो? हाँ। आर्यन मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पीछे खड़ी होकर सुन रही उसकी दोस्त, जिसका नाम रूही था, वो पीछे से बोली, रूही, हाँ बिल्कुल, खुश हो लो तुम दोनों, लेकिन उसके मांग में सजे सिंदूर नहीं देखे हो शायद। आर्यन ये सुनकर पीछे मुड़ कर देखता है और बोलता है, आर्यन देख रूही, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। रूही यार, तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तेरा अच्छा ही चाहूँगी। तू इतना खो गया था उसकी खूबसूरती में कि उसके सिंदूर की तरफ तेरा ध्यान ही नहीं गया। राहुल, हाँ भाई, रूही सही बोल रही है। दोनों की ये बात सुनकर आर्यन दौड़ता हुआ कॉलेज कैंटीन में जाता है और वहाँ बैठी रीवा और रेवती के सामने जाकर देखता है और वो देखता है कि सच में रेवती की मांग में सिंदूर है, जिस पे अभी तक आर्यन की नज़र ही नहीं गई थी। आर्यन को वहाँ देखकर रेवती और रीवा खड़ी हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ, लेकिन आर्यन बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया और बाहर जाकर बैठ गया और वो बहुत दुखी भी लग रहा था।
आर्यन रेवती के मांग का सिंदूर देखकर चौंक सा गया था और वो रेवती के बारे में ही सोच रहा था। और ये रूही कौन है? आर्यन को अकेला और दुखी देखकर रूही और राहुल उसके पास जाते हैं और उसे थोड़ा अलग मूड में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्यन रूही और राहुल की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब आर्यन राहुल और रूही को कोई जवाब नहीं दिया तो वो दोनों भी थक कर बैठ गए। कुछ समय बाद आर्यन खड़ा हो गया और राहुल को बोला, जा गाड़ी निकाल, घर जाना है। और रूही, चल तुझे भी घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर राहुल दौड़कर गाड़ी निकालने चला जाता है और आर्यन रूही के साथ घर के लिए कॉलेज से निकलता है। अगले दिन सुबह आर्यन और राहुल कॉलेज के ग्राउंड में बैठे थे, तभी उन्हें कुछ लड़कों के हंसने की आवाज़ आई। तभी आर्यन, राहुल ये आवाज़ कौन कर रहा है यार, जाकर देख, मेरा सर दर्द हो रहा है ऐसे ही। राहुल, हाँ भाई रुक। फिर राहुल देखने जाता है और फिर आर्यन के पास दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, यार वो। ये सुनकर आर्यन थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है, आर्यन क्या हुआ, बताना क्या हुआ, चुप क्यों हो गया तू? राहुल, वो मनु और रॉकी दोनों रीवा और रेवती को परेशान कर रहे हैं, साथ में और भी लड़कियां हैं भाई। ये सुनकर आर्यन आराम से बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता है। तभी राहुल, भाई ये गलत है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आर्यन ये सुनकर वहाँ से खड़ा हो जाता है और राहुल से कहता है, चल। राहुल और आर्यन जब गेट के पास आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ शांति है। फिर आर्यन राहुल की तरफ देखता है और पूछता है, कहाँ है भाई रेवती और रीवा? तभी आर्यन की नज़र रूही पे जाती है जो वहाँ खड़ी थी और अपनी एक दोस्त से बातें कर रही थी। आर्यन, रूही तूने यहाँ मनु और रॉकी को देखा? रूही, हाँ, अभी वो उन दोनों लड़कियों को परेशान कर रहा था। आर्यन, तो अब किधर हैं वो लोग? तूने देखा क्या उन्हें कहीं जाते हुए? रूही, हाँ, प्रिंसिपल ऑफिस में है। मोहित आया था और उसने दोनों को बचा लिया और दोनों बदमाशों को प्रिंसिपल के पास ले गया। ये कहकर रूही अपने क्लास में चली गई। उसके बाद राहुल और आर्यन भी अपने अपनी क्लास में चले गए। मोहित आर्यन के क्लास में ही था और वो भी बहुत स्मार्ट था और साथ में आर्यन के पापा का सबसे पसंदीदा छात्र था। क्लास खत्म होने के बाद आर्यन और उसके दोस्त बाहर आए और कैंटीन की तरफ गए और वहाँ बैठकर कॉफ़ी भी लेने लगे। तभी आर्यन का नज़र मोहित पे गई जो रेवती और रीवा के साथ बैठा था और तीनों बहुत हंसी मजाक भी साथ में कर रहे थे। ये देखकर आर्यन गुस्सा हो गया और वहाँ से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में वहाँ से निकल गया। उसे उन्हें यूँ हंसी मजाक करते देख बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके अगले दिन से आर्यन रोज़ सुबह वहाँ कॉलेज के बाहर बैठकर रेवती को आते हुए देखता था। कुछ दिन बीत गए। रेवती रोज़ आर्यन को वहाँ बैठा देखती थी और वो देखती थी कि आर्यन उसको ही देखते रहता है। उसको ये ठीक नहीं लगता था और एक दिन वो रीवा और मोहित से ये बात बताई। ये सुनकर मोहित बोला, मोहित, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? सारे कॉलेज की लड़कियां तो उसकी फ़ैन है। रीवा, हाँ, रेवती सही कह रही है, हमने भी उन्हें रेवती को घूरते हुए देखा है। मोहित, मैं पूछूं? रेवती, नहीं, हम पूछ कर देखते हैं। रीवा, हम भी चलेंगे आपके साथ, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। रेवती, ठीक है, चलिए। दोनों धीमे धीमे आर्यन के पास जाती हैं। आर्यन बिल्कुल अकेला था कैंटीन में। कैंटीन में आर्यन के अलावा कोई भी नहीं बैठा था। रेवती आर्यन के पास जाती है और बोलती है, जी सुनिए। ये सुनकर आर्यन पीछे मुड़ कर देखता है और रेवती को सामने देखकर खुश हो गया और बोला, हाँ बोलिए ना। रेवती, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप हमें देखते रहते हैं, हमने कुछ बिगाड़ा है क्या आपका? आर्यन, नहीं, बस पहली नज़र में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और ये कहते कहते आर्यन रेवती का दोनों हाथ पकड़ लेता है। ये सुनकर रेवती रीवा की तरफ देखती है और आर्यन से अपना हाथ छुड़ाकर रीवा का हाथ पकड़कर दोनों वहाँ से भाग जाती हैं और कॉलेज के ग्राउंड में पहुँच जाती हैं और वहाँ लगे बेंच पे बैठ जाती हैं। रेवती, ये क्या हो रहा है हमारे साथ?
और सब बुरी चीज़ें हमारे साथ ही क्यों होती हैं। रीवा प्लीज़ रेवती चुप हो जाइए, कुछ भी मत बोलिए, अब सब सही हो रहा है। हम अचानक से आर्यन की बात सुनकर डर गए, लेकिन आर्यन का ये बात हमें सही लगा। आखिरकार आपको भी जिंदगी जीने का हक है। भाई ने तो आपको एक बार भी नहीं देखा है, वो आपसे प्रेम भी नहीं करते और आर्यन आपसे प्रेम करते हैं। हम तो कहेंगे कि आप एक बार अपने बारे में भी सोचिएगा। दोनों बात ही करते रहती हैं कि एक लड़का आता है और बोलता है कि रीवा, रेवती, आर्यन और मोहित की लड़ाई हो रही है। ये सुनकर रेवती और रीवा दोनों दौड़ी दौड़ी भाग कर जाती हैं और देखती हैं कि दोनों भयानक तरीके से मार पिटाई कर रहे हैं। रेवती और रीवा जाकर दोनों की लड़ाई छुड़वाती हैं। रीवा, मोहित, ये सब क्या है? मोहित, वो मैंने इससे पूछा कि ये रेवती को क्यों देखता है तो ये लड़ाई करने लगा और बोल रहा था कि तू रेवती को मेरे से दूर ले जाएगा। मुझे तो पागल लगता है ये लड़का। रीवा, हाँ पागल ही है ये, वो भी रेवती के प्यार में। मोहित, क्या? रीवा, जी। मोहित, फिर भाई तू क्यों मुझे मार रहा था? उसके पति को मारना? आर्यन, तुम रेवती के आजू बाजू घूमते रहते हो तो तुम्हें ही पड़ेगी ना। मोहित, हाँ, क्योंकि मैं रीवा से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं रेवती के साथ नहीं रीवा के साथ रहता हूँ। ये सुनकर आर्यन अपना सर नीचे करके मोहित से कहता है, सॉरी भाई। मोहित फिर मुस्कुराकर कोई बात नहीं और फिर धीमी आवाज में कहता है कि रेवती अच्छी लड़की है और इसका पति जो है उसने दूसरी शादी कर ली है, तो तुम इससे शादी कर सकते हो। मोहित की सारी बातें सुनकर आर्यन खुश हो जाता है और रेवती के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें अगर सोचने का वक्त चाहिए तो लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। रीवा और विद्या और सुनैना छोटी थी, इसीलिए उन्हें अधिराज और रेवती की शादी श्राप की वजह से हुई है ये नहीं बताया गया था और ना ही रेवती को ये बातें पता थी। उसे भी ये लगता था कि अधिराज किसी और से प्रेम करते थे, इसीलिए उसे नहीं अपना पाए और सिर्फ परिवार वालों के दबाव के कारण रेवती से शादी किए थे। आर्यन हमेशा रेवती के आसपास ही दिखाई देने लगा। वो अब अपने दोस्तों के साथ भी बैठना कम कर दिया था। रेवती को आर्यन का यूं साथ रहना अच्छा लगने लगा था। आर्यन रेवती का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन रात को आर्यन हॉस्टल के नीचे खड़े होकर रेवती को बाहर आने को कह रहा था। रीवा कैसे भी करके रेवती को बाहर भेजी। बाहर आकर रेवती आर्यन से पूछती है, क्या हुआ, इतनी रात को आप यहाँ? फिर आर्यन रेवती की आंखों में देखकर बोलता है कि तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था, इसीलिए आ गया। रेवती को उसकी ये सारी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों काफ़ी वक्त साथ में गुजारे। उसके बाद रेवती हॉस्टल जाने लगती है। तभी आर्यन, अच्छा सुनो, आई लव यू। रेवती, बाय आर्यन। अरे मैडम जवाब तो दो। रेवती, कल देंगे, अभी बाय। आर्यन फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आर्यन कॉलेज में रेवती का इंतजार कर रहा था, लेकिन रेवती क्लास के समय तक भी कॉलेज नहीं आई। कुछ समय बाद आर्यन को रीवा का फ़ोन आया। आर्यन, हेलो रीवा, रेवती हॉस्टल वापस नहीं आई है, कहाँ है वो? आर्यन डर जाता है और बोलता है, क्या रेवती अभी तक हॉस्टल नहीं आई? आर्यन, लेकिन कल तो रात को कुछ 12 बजे ही रेवती वापस चली गई थी, लेकिन वो हॉस्टल नहीं गई तो कहाँ गई? रेवती, पता नहीं, क्या करें? आर्यन, मैं आता हूँ, तुम मुझे हॉस्टल के पास वाले रेस्टोरेंट में मिलो और मोहित को भी बुला लेना, मैं राहुल के साथ आता हूँ। सब एक साथ रेस्टोरेंट पहुँच गए। आर्यन बहुत परेशान लग रहा था। राहुल उसे बार बार शांत रहने को बोल रहा था। जब रीवा और मोहित वहां पहुंची तो आर्यन रीवा से पूछने लगा, कब से गायब है रेवती? रीवा वापस बात को दोहराते हुए बोली, जब से वो तुमसे मिलने गई थी तब से वो वापस ही नहीं आई है। आर्यन, हम सबको जल्द ही रेवती को ढूंढना पड़ेगा। रीवा, हाँ, लेकिन कैसे? हम रेवती को कैसे ढूंढे और क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्यन, एक काम करते हैं, सबसे पहले हॉस्टल के गेट के पास लगी सीसीटीवी का फुटेज देखना होगा। उसके लिए हमें हॉस्टल की कुछ लड़कियों की मदद चाहिए। रीवा, ठीक है, दो तो हमारी दोस्त हैं, सारिका और स्नेहा। उसके बाद कल होते ही आर्यन अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल
हॉस्टल गया। वहाँ रीवा और उसके फ्रेंड्स वहाँ के वॉचमैन को अपनी बातों में उलझा कर रखी थी। उसी बीच आर्यन लड़की के कपड़े पहनकर हॉस्टल के अंदर चला गया और मेन रूम में जाकर सीसीटीवी की फुटेज देखने लगा और फुटेज देखकर वो अचंभित हो गया। उसने देखा कि हॉस्टल के बाहर रेवती उतनी रात को एक लड़की से बात कर रही है और वो लड़की बात करते करते रेवती के सर पे मार दी और रेवती को बेहोश करके अपने स्कूटी पे ले गई। लड़की का चेहरा दिख नहीं रहा था लेकिन स्कूटी का नंबर दिख गया था। फिर आर्यन हॉस्टल के बाहर आया और सोचने लगा कि अब क्या करें, क्योंकि पुलिस से मदद नहीं ले सकते। अगर पुलिस से मदद लेंगे तो बात परिवार तक चली जाएगी। वहाँ से आर्यन राहुल के साथ घर जाने के लिए निकलता है तो रास्ते में वो नंबर वाली स्कूटी उसे दिखती है और आर्यन राहुल को उसके पीछे चलने को बोलता है। जब वो स्कूटी रुकी उसके बाद आर्यन गया और उसमें बैठी लड़की से सवाल करने लगा और मारने की धमकी भी देने लगा। तभी वो लड़की बोली कि ये स्कूटी तो अभी मैंने वापस ली है, क्योंकि ये स्कूटी मेरी फ्रेंड के पास थी। आर्यन कौन है वो? स्कूटी वाली लड़की ने जो नाम बताया उसे सुनकर आर्यन और राहुल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बहुत शॉक हो गए थे, क्योंकि उसने रूही नाम बताया था। आर्यन और राहुल फटाक से रूही के घर पहुंचे तो वहाँ नहीं थी। फिर आर्यन उसका फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया। आर्यन, रूही, कैन वी मीट? रूही, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ है? आर्यन, वो मिलकर बताऊंगा, अभी मुझे तुमसे ज़रूरी मिलना है। रूही, ठीक है। राहुल भी आएगा क्या? आर्यन, हाँ। रूही, ठीक है, कॉलेज के पास एक पुरानी लाइब्रेरी है, वहाँ पे आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। आर्यन, ओके। ये कहकर आर्यन रूही के पास गया और उसने रूही से, आर्यन, रूही, रेवती कहाँ है? रूही, मुझे क्या पता कि वो कहाँ है, और ये पूछने तुम यहाँ आए हो? राहुल, बस कर ये नाटक और बता रेवती कहाँ है। और तू क्या पागल है? क्या कर रही है ये सब? रूही, क्या कर रही हूँ मैं? पिछले बहुत साल से इस आर्यन का इंतजार किया मैंने, और ये बचपन का प्यार है मेरा। फिर रूही आर्यन के पास गई और उससे पूछने लगी कि क्या है उसमें जिसके पीछे तुम पागल हो चुके हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? राहुल, यार सुन रूही, किसी का प्यार जबरदस्ती तुम नहीं छीन सकती, और अगर रेवती नहीं होती तो भी क्या गारंटी है कि आर्यन तुम्हारा हो जाता। रूही, बस तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। आर्यन, मेरे लिए तू सबसे अच्छी दोस्त है और रहेगी, बस उसे जाने दे। लेकिन रूही पे आर्यन और राहुल की कोई बात का असर नहीं दिख रहा था। उससे बात करते करते आर्यन और राहुल दोनों चालाकी से लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि रेवती बेहोश कोने में पड़ी हुई है। जब आर्यन रेवती के पास जाने लगता है तो रूही अंदर आ जाती है और राहुल पे चाकू लगा कर कहती है कि उसको मत छूना तुम, नहीं तो मैं राहुल को चाकू मार दूंगी। ये सुनकर आर्यन रुक जाता है। इतने में राहुल रूही का हाथ पकड़कर हाथ को पीछे मोड़ देता है और कहता है, आज 4 साल की दोस्ती भी भूल गई तू? मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी रूही मुझ पर चाकू भी लगा सकती है। ये कहते वक्त राहुल के आंखों में आंसू आ गए थे। फिर राहुल आर्यन को बोलता है कि जा रेवती को उठा वहाँ से और चल उसको लेकर। आर्यन के भी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर आर्यन रेवती को उठाने गया, लेकिन रेवती को आर्यन की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। आर्यन ने देखा कि रेवती के होठों के नीचे से खून निकल रहा है तो उसने राहुल को बोला कि रूही ने रेवती को मारा भी है। ये सुनकर राहुल बोलता है कि अब हम रूही से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। रीवा को मैंने मैसेज कर दिया है, वो पुलिस को लेकर आती ही होगी। ये सुनकर रूही डर जाती है और आर्यन और राहुल से माफ़ी मांगने लगती है। आर्यन रेवती के मुंह पर पानी डालता है उसे होश में लाने के लिए, और आर्यन की बहुत कोशिश करने पर रेवती होश में आ जाती है और आर्यन के गले लग जाती है। रेवती बहुत डरी हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज तक रेवती के साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था। आर्यन और राहुल उसे शांत करवाने में लग जाते हैं। तभी रीवा और मोहित पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं
पुलिस को देखकर रूही रोने लगती है और सबसे माफ़ी मांगने लगती है। उसे देखकर राहुल और आर्यन को भी रोना आ जाता है, क्योंकि वो तीनों बचपन के दोस्त थे। और आर्यन रेवती के सामने अपना सर नीचे करके बैठ जाता है और बोलता है कि जो सज़ा देनी है मुझे दे दो, लेकिन इसे माफ़ कर दो। राहुल, ये भी हम दोनों से प्यार करती है, इसीलिए हम दोनों को मिलने वाली सज़ा भी इसके लिए सज़ा ही होगी। ये सब देखकर रूही रेवती के पैरों के सामने बैठकर माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि नहीं, मैंने गलती की है तो सारी सज़ा मुझे ही मिलनी चाहिए, इन दोनों को नहीं। ये सब देखकर रेवती कहती है कि आप तीनों की दोस्ती को सलाम है, एक गलती करता है तो दूसरा गलती का एहसास भी करवाता है और फिर उस गलती को तीनों मिलकर सुधारते भी हो। मैं रूही को माफ़ करती हूँ और मुझे कोई केस भी नहीं करनी है। सॉरी इंस्पेक्टर सर, लेकिन इसे मैं एक मौका देना चाहती हूँ। और रेवती रूही को माफ़ कर देती है। रूही को बहुत अफसोस होने लगता है और वो रेवती से बार बार माफ़ी मांगती है और फिर आर्यन और राहुल को बोलती है कि मैं अपने दोस्त को नहीं खोना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों। ये सुनकर दोनों से गले लगा लेते हैं और माफ़ कर देते हैं। तभी राहुल कहता है, चल रूही, अब इन दोनों तोता मैना को अकेला छोड़ देते हैं। राहुल की ये बात सुनकर सब वहाँ से आर्यन और रेवती को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर आर्यन रेवती के करीब आता है और रेवती उसे देखकर मुस्कुराते रहती है। तभी रीवा पास आती है और बोलती है कि रेवती उसकी तरफ देखती है और वो देखती है कि रीवा बहुत घबराई हुई है। वो दौड़कर रीवा के पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ रीवा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। रीवा फिर बताती है कि भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है और हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर रेवती एक बार आर्यन की तरफ देखती है और फिर उदास मन से रीवा को बोलती है, चलो हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा। ये बोलकर रेवती वहाँ से रीवा का हाथ पकड़कर जाने लगती है। तभी पीछे से आर्यन रेवती का हाथ पकड़ लेता है और अपने सर को हिलाकर नहीं जाने का इशारा करता है। फिर रेवती उसे पीछे मुड़कर प्यार से देखती है। फिर बिना कुछ बोले ही रेवती अपना हाथ आर्यन के हाथ से छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलकर रेवती कल्याणी को फ़ोन करती है और पूछती है, रेवती, माँ अधिराज जी कैसे हैं और ये सब कब और कैसे हुआ। कल्याणी, बेटा वो अधिराज काम से जा रहे थे और उनके साथ ये हादसा हो गया। शिवन्या भी साथ में थी, उन्हें भी बहुत चोट आई है। हमने कहा था अधिराज से कि आपको दूर ना भेजे, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। कहीं पंडित जी की बात सच ना हो जाए। मैं अधिराज को पहले ही मना करती थी आपसे दूर होने को। कल्याणी के मुंह से ये बात सुनकर रेवती ने पूछा कि माँ, पंडित जी ने क्या कहा था। तब कल्याणी ने रेवती से सारी बात बताई और वहाँ खड़ी रीवा भी कल्याणी जी की बातें सुन रही थी। जब कल्याणी की बात खत्म हुई तो रेवती के आंखों में आंसू आ गए थे और उसने पूछा कि यही कारण बस हमें बापूसा ने हमें हमारे माता पिता से खरीद कर लाया था। कल्याणी, बेटा ये मत बोलिए, मेरे ईश्वर जानते होंगे कि मैंने अपनी बेटी से बढ़कर माना है आपको। रेवती ये सुनकर कहती हैं कि चलिए, ईश्वर ने एक माँ तो दिए हमें, नहीं तो एक माता पिता ने हमें पैसों के लिए छोड़ दिया। ये कहकर रेवती रोने लगती है और रीवा उसे चुप कराती है। कल्याणी भी भावुक होकर फ़ोन कट कर देती है। यहाँ से रेवती और रीवा दोनों राजस्थान पहुंचकर सीधा हॉस्टल पहुंचती हैं और रीवा अधिराज के कमरे में जाती हैं। वहाँ अधिराज और शिवन्या दोनों बेहोश सोए हुए थे। रेवती अधिराज के पास जाकर बैठती हैं और उनका हाथ पकड़कर रोने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि अधिराज का हाथ हिलता है और वो डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर आते हैं और चेक करते हैं, फिर बाहर आकर बताते हैं कि अधिराज की तबीयत में सुधार है, लेकिन शिवन्या अभी भी उसी हाल
हालत में है। फिर कल्याणी रेवती के पास आती हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं कि हमें पता है अब अधिराज को कुछ नहीं होगा, और फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं कि चलिए सब घर, 4 दिन से आप लोग आराम नहीं किए हैं, अब चलकर आराम कीजिए। अब अधिराज की कुछ नहीं होगा क्योंकि रेवती यहाँ पर रहेगी। रेवती भी कहती है कि आप लोग जाइए, हम हैं यहाँ पर। रेवती के बार बार बोलने पर सब रेवती की बात सुन लेते हैं और घर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में रेवती और उसके साथ जिद करके रीवा रुक जाती है। तभी रेवती पानी लाने के लिए जा रही होती है तो उसे सामने वाले रूम से जोर से खींचकर अंदर ले जाता है। रेवती घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह पे हाथ रख कर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। फिर रेवती देखती है कि वो आर्यन है। आर्यन को देखकर वो बिल्कुल शांत हो जाती है। पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं आर्यन? आर्यन, हाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रेवती, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? आर्यन, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसको तुम यूं ही छोड़ दोगी। एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मुझसे तुम्हें थोड़ा सा भी प्यार नहीं हुआ था क्या रेवती? ये सुनकर रेवती की आंखों से आंसू गिरने लगे और रेवती आर्यन के गले लग गई और बोली कि आप मेरे लिए खिलौने हो ही नहीं सकते। आप क्या हैं हमारे लिए? ये बताने बैठे तो समय, जिंदगी और लफ्ज कम पड़ जाएंगे। फिर रेवती अपने आंसू पोंछती हैं और आर्यन से दूर होती हैं और आर्यन को वहां से चले जाने के लिए बोलती हैं। ये सारी बातें सुनकर आर्यन, रेवती, जब तुम मुझे इतना चाहती हो तो चलो ना मेरे साथ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। रेवती, और वो भी नहीं जी पाएंगे हमारे बगैर। आर्यन, वो कौन? रेवती, अधिराज, जो हमें पढ़ा लिखा कर दुनिया में रहने लायक बनाए हैं, हम उन्हें मरने के लिए कैसे छोड़ दें? बताइए आप ही। आर्यन रेवती की बातों से दुखी हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी रेवती उसका हाथ पीछे से पकड़ लेती है। फिर आर्यन रेवती की ओर देखता है तो रेवती रोते हुए उसे सॉरी बोलती है, पर आर्यन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। रेवती वापस आती है और अधिराज के पास बैठी रीवा को आकर सारी बातें बताती है। रीवा भी ये सब सुनकर दुखी हो जाती हैं और कहती है कि सब हमारी गलती है, हम ही ने कहा था आर्यन को कि ठीक रहेगा अगर आप रेवती की जिंदगी में आ गए तो, लेकिन ये श्राप का चक्कर था, ये हमें कहाँ मालूम था। बेचारा आर्यन तो आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। दोनों मायूस बैठी थी। तभी अधिराज का हाथ हिला और वो धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। उसके हाथों में रेवती की नजर आई और वो रीवा को बोलकर दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने गई। डॉक्टर भी उधर से आए और रूम के अंदर आए और अधिराज को देखने लगे। उन्होंने बताया कि अधिराज ठीक हो रहे हैं, लेकिन शिवन्या की तरफ देखकर डॉक्टर बोले कि इनका कुछ कह नहीं सकते हैं। ये सुनकर रेवती और रीवा को दुख होता है। शिवन्या को अभी तक होश नहीं आया था, लेकिन अधिराज ठीक हो रहे हैं। अधिराज को ठीक होते देख और डॉक्टर की बात सुनकर रेवती और रीवा बहुत खुश होती हैं और अधिराज ने भी अपनी आंखें खोल दी थी। रीवा खुश होकर अपने पूरे परिवार को फोन करके बताने लगी। उधर रेवती अधिराज के पास बैठी और उन्हें देखकर मुस्कुराए। अधिराज उसे वहां देखकर पूछे कि आप यहाँ अपनी पढ़ाई छोड़कर क्यों आई हैं? रेवती, हमें पता नहीं था कि हमारे जाने से आपके साथ ये सब हो जाएगा, वरना हम कभी नहीं जाते। अधिराज उसकी आंखों में देख रहे थे, लेकिन रेवती अपनी नजरें नीचे करके बात कर रही थी। अधिराज फिर बोले कि आपको आने की जरूरत नहीं थी रेवती, हम ठीक हो जाते। ये श्राप जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस मासा और बापू शाह का अंधविश्वास है। फिर रेवती नजरें उठाकर अधिराज को देखती हैं और बोलती हैं कि आपको सब मजाक लगता होगा, पर हर चीज़ होती है, और अगर हमारे साथ रहने से आप ठीक रहेंगे तो हम आपके साथ ही रहेंगे
और हमारी वजह से कभी भी शिवन्या जी को कोई परेशानी नहीं होगी। अधिराज को रेवती की ये सारी बातें अच्छी लग रही थी। वो लगातार रेवती का चेहरा देखकर मुस्कुराए जा रहे थे, लेकिन जब रेवती शिवन्या का नाम लिया तो अधिराज को शिवन्या का ख्याल आया, जो एक्सीडेंट के वक्त साथ में ही थी। वो घबरा कर रेवती से शिवन्या के बारे में पूछने लगे। रेवती ने उन्हें शांत रहने को कहा और बताए कि ये जो आपके पास लगा पड़ता है उसके उधर शिवन्या जी भी हैं और डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत बुरी है। अधिराज खड़े होने लगे और शिवन्या के पास जाने लगे तो रेवती ने उन्हें रोका और बोला कि रुकिए, हम पर्दा हटाते हैं, आप लेटे लेटे देख लीजिए। रेवती ने पर्दा हटा दिया और अधिराज शिवन्या को देखकर बहुत भावुक हो गए और बोलने लगे कि हमारी गलती के कारण ये हुआ। रेवती ने उन्हें कहा कि इसमें आपकी गलती नहीं है। उतने में सारा परिवार हॉस्पिटल पहुंच गया और अधिराज से मिला। तभी उधर से डॉक्टर आए और उनके हाथ में रिपोर्ट था। वो बोले कि दोनों का रिपोर्ट आ गया है। अधिराज को हल्की चोट है, लेकिन शिवन्या कोमा में चली गई हैं और उन्हें ठीक होने में 6 दिन, 6 महीने या फिर 6 साल भी लग सकता है। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अधिराज 10 दिन बाद घर जा सकते हैं, लेकिन शिवन्या को हॉस्पिटल में ही रहना होगा जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता है। देखते देखते 10 दिन बीत गए। अधिराज को लेने बलवंत और कल्याणी आए हुए थे, लेकिन अधिराज की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। ऐसे में कल्याणी की नज़र अधिराज पर गई और कल्याणी बोली, बेटा किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? अधिराज, नहीं माँ, हम तो बस ऐसे ही। कल्याणी मुस्कुराने लगी और बोली कि आप आइए, हम गाड़ी के पास आपका इंतजार करते हैं। अधिराज शिवन्या के पास जाते हैं और उसे बहुत समय तक देखते रहते हैं और फिर कुछ समय बाद वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो गाड़ी के पास पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि रेवती वहाँ खड़ी हैं और अधिराज के आने का इंतजार कर रही हैं। ये देखकर अधिराज खुश हो जाते हैं और आकर पीछे रेवती के साथ बैठ जाते हैं और आगे की सीट पर बलवंत और कल्याणी बैठते हैं। वहाँ से दोनों घर आते हैं। घर पर सब अधिराज का बहुत ध्यान रखते हैं और अधिराज भी हर दिन एक बार जाकर शिवन्या से मिलते हैं। अधिराज को रेवती भी बहुत पसंद आने लगी थी। अधिराज हमेशा रेवती को किसी न किसी काम के बहाने हमेशा अपने सामने ही रखते थे। एक दिन अधिराज को सुबह से रेवती दिखाई नहीं दी थी। अधिराज रीवा को बोलते हैं कि रीवा जाइए, रेवती को भेज दीजिए पानी के साथ, हमें प्यास लगी है। रीवा, जी भाई साहब। रेवती पानी लेकर आए और अधिराज के हाथों में देकर वो वहाँ से जा रही थी। तभी अधिराज उसे रोकते हुए पूछते हैं कि क्या बात है रेवती, आप उदास क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? लेकिन रेवती सिर हिलाकर ना कहती हैं और फिर वहीं खड़ी रीवा कहती है, रीवा, वो हम दोनों की परीक्षा है अगले हफ्ते, लेकिन क्या करें, रेवती जाने को तैयार ही नहीं है। रेवती अपना सर नीचे करके खड़ी थी और अधिराज उसी की और बड़े प्यार से देखते हुए पूछते हैं, क्यों क्यों नहीं जाओगी आप? रेवती, हम गए और ये सब हो गया, अब हम नहीं जाएंगे, फिर अगर आपको कुछ हो गया तो? अधिराज मुस्कुराते हुए और कहते हैं कि चलिए ठीक है, फिर हम भी आपके साथ ही चलते हैं। वैसे भी हमें वहाँ से निमंत्रण आया था कि आकर स्पेशल क्लास दीजिए लॉ के विद्यार्थी को। ये सुनकर रीवा और रेवती अधिराज को देखने लगती हैं। रीवा और रेवती दोनों ही सोचने लगती हैं। रीवा तो मोहित के बारे में सोच कर डर रही थी और रेवती को डर था कि अधिराज को सामने देख आर्यन न कुछ करे। फिर दोनों सोच ही रही थी कि उतने में अधिराज बोलते हैं कि जाइए पैकिंग कीजिए, हम टिकट करवाते हैं। ये कहकर अधिराज वहाँ से चले गए। दोनों ने पैकिंग की और 2 दिन बाद ही परिवार से विदा लेकर वो तीनों वहाँ से निकल गए। आते वक्त अधिराज ने कल्याणी को शिवन्या का ख्याल रखने को कहा और बोले कि हमें बताते रहिएगा शिवन्या के बारे में। कल्याणी ने शिवन्या की सारी जिम्मेदारी ले ली और बोली कि आप लोग जाइए, निश्चिंत होकर हम यहाँ सब संभाल लेंगे। कल्याणी खुश थी कि अधिराज और रेवती की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। वहाँ कोलकाता में
कोलकाता पहुंचते ही अधिराज ने रहने का इंतजाम कराया। पहले दोनों हॉस्टल में रहती थी, लेकिन अब अधिराज रेवती और रीवा के साथ फ्लैट में रहने लगे थे। अधिराज उन दोनों को फ्लैट में ले आए थे। अगले सुबह दोनों कॉलेज गई और वहां गेट पर ही आर्यन, राहुल, रूही, मोहित सब बैठे थे। रीवा को देखकर मोहित दौड़ता हुआ आया, पर रीवा ने उससे कोई बात नहीं की और फोन करने को कहा, लेकिन रेवती एक बार भी अपनी नजरें उठाकर आर्यन की तरफ नहीं देखी। कुछ समय बाद सबसे पहला इंस्पिरेशन क्लास अधिराज का आर्यन के क्लास में ही था, यानी कि सबसे पहले अधिराज आर्यन के ही क्लास में क्लास लेने गए। जब अधिराज क्लास ले रहे थे तो तब तक आर्यन को पता नहीं था कि ये रेवती के पति हैं। जब क्लास की छुट्टी हुई तब सारे विद्यार्थी से अधिराज मिले और सबको अधिराज बहुत पसंद आए। क्लास की कुछ लड़कियां तो अधिराज के लुक्स की तारीफ भी कर रही थी, क्योंकि अधिराज बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम थे। आर्यन को तो अपनी तारीफ सुनने की आदत थी बस, और सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी। लेकिन अधिराज से आने के बाद क्लास की सारी लड़कियां अधिराज की ही तारीफ कर रही थी, और जहां देखो वहां सिर्फ अधिराज की ही बातें हो रही थी। ये सब आर्यन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब अधिराज क्लास खत्म करके क्लास के बाहर आए तो देखे कि रेवती अपने क्लास के बाहर खड़ी है, वो भी अकेले। उसे अकेला देख अधिराज वहां गए और रेवती से पूछने लगे कि रेवती, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रेवती, जी वो रीवा अपनी दोस्त को बाहर छोड़ने गई है, इसीलिए मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। फिर हम दोनों कैंटीन में जाकर कुछ नाश्ता करेंगे। अधिराज, वाह, आपको पता है हमें भी भूख लग रही है, क्या हम भी आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं? रेवती अपना सर नीचे करके खड़ी थी और उतने में रीवा की आवाज़ आई, जी भाई साहब, बिल्कुल चले। फिर तीनों कैंटीन की तरफ चले गए, लेकिन वहाँ उन तीनों को एक साथ जाते हुए राहुल ने देख लिया था और वो जाकर आर्यन को बताया कि अधिराज रेवती और रीवा के साथ जा रहे हैं कैंटीन की तरफ। ये सुनकर आर्यन राहुल को बोलता है कि शांत रहो, याद नहीं है मोहित के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था? राहुल, हाँ भाई, लेकिन आर्यन, बस बस अब चल, मुझे भी भूख लगी है, कैंटीन चलते हैं। आर्यन और राहुल कैंटीन चले जाते हैं। आर्यन ने राहुल से बोल दिया था कि मत सोच उन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन आर्यन खुद राहुल की कई बातों को भूल नहीं पा रहा था और कैंटीन जाते ही सबसे पहले रेवती को ढूंढने लगता है और उसके सामने वाली टेबल पर बैठ जाता है। राहुल ऑर्डर करने गया, तब तक आर्यन की नज़र रेवती पर ही अटकी थी, लेकिन रेवती अपना सर नीचे करके बैठी थी। दूर बैठा आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अधिराज नाश्ता करके वहाँ से निकल गए और रीवा और रेवती भी वहाँ से जाने लगी थी कि तभी आर्यन और राहुल भी कैंटीन से निकलने लगे। रास्ते में राहुल और रीवा टकरा गए और दोनों बहुत ही ज़्यादा झगड़ा शुरू हो गया था। उस समय भी आर्यन एक नज़र से रेवती को ही देखे जा रहा था। आर्यन की नज़र रेवती से नहीं हट रही थी, लेकिन रेवती अपना सर नीचे करके रखी थी और रीवा को रोक रही थी और वहाँ से चलने को कह रही थी। तभी वहाँ अधिराज आ जाते हैं और वो रीवा और राहुल को शांत रहने को बोलते हैं और दोनों को क्लास में जाने को बोलते हैं। फिर सारे अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। तभी मोहित आता है और क्लास में बैठे आर्यन को आकर बताता है कि भाई, बाहर कोई रेवती को मोंटी और उसका ग्रुप परेशान कर रहा है गेट के पास। ये सुनकर आर्यन गुस्से में क्लास के बाहर जाता है तो देखता है कि अधिराज रेवती का हाथ पकड़ कर रखे हैं, क्योंकि अधिराज को भी मोंटी के बारे में पता चला था। इसीलिए अधिराज रेवती का हाथ पकड़कर उसे मोंटी के पास ले जा रहे थे। लेकिन आर्यन ये देखकर गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये भी रेवती को रोज परेशान करता है, पहले इसे ही देख लेता हूँ। आर्यन अधिराज के सामने जाता है और अधिराज को गुस्से से घूरने लगता है और अधिराज से बोलता है, आर्यन, अबे सुन, तू ही है ना जो रेवती को इतने दिनों से परेशान कर रहा है? अधिराज उसे देखने लगते हैं। उतने समय में आर्यन आकर एक पंच मारता है
तभी अधिराज को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे मारने लगते हैं। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी रेवती बीच में आती है और आर्यन को अपनी ओर खींचकर एक चांटा मारती है और कहती है कि ये हमें परेशान नहीं कर रहे थे, ये हमारे पति हैं और ये हमें मोंटी से बचा रहे थे, हमें आपकी जरूरत नहीं है, समझे आप। उस समय रेवती की आंखें बिल्कुल आर्यन की आंखों में थी। ये कहकर रेवती अधिराज का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। वहां से जाने के बाद अधिराज, रेवती और रीवा कैंटीन में बैठे थे। फिर अधिराज ने एक सवाल किया कि वो कौन है और उसने रेवती के लिए इतनी चिंता क्यों दिखाई। रेवती कुछ नहीं बोली। फिर रीवा ने बताया कि वो हर लड़की को बचाता है भाई साहब, वो प्रिंसिपल सर का बेटा है। अधिराज, ओह फिर तो बहुत अच्छा है, अच्छा वो बहुत अच्छा लड़का है। नहीं रीवा जी। फिर अधिराज रेवती की तरफ देखते हैं पर रेवती उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखती थी। फिर अधिराज बोलते हैं कि हमें प्रिंसिपल सर से मिलना है, हम आते हैं। ये कहकर अधिराज वहाँ से चले जाते हैं और वो प्रिंसिपल सर के ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। फिर रीवा रेवती से बोलती है कि जब आप आर्यन को थप्पड़ मारी तो पर कॉलेज वहाँ खड़ा था और उसे तो लगा कि अधिराज भाई भी आपको परेशान कर रहे हैं। आपको नहीं लगता रेवती कि आपने आर्यन को थप्पड़ नहीं मारना था। रेवती, हाँ हमारी ही गलती है कि हमने आर्यन से प्यार हो गया जबकि हम जानते थे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी गलती किए। लेकिन अब जब हम आर्यन के साथ नहीं रह सकते तो कुछ ऐसा ही करना होगा कि वो हमसे नफरत करने लगे और हमें हमेशा के लिए भूल जाए। रीवा, लेकिन ये तो गलत होगा उनके साथ, उन्हें और तकलीफ होगी इससे। रेवती, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये कहते वक्त रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उधर से राहुल आता है और रेवती को बहुत बुरा भला सुनाता है। रेवती उसकी तरफ देखती तक नहीं है और चुपचाप वहाँ बैठी रहती हैं। रीवा भी कुछ बोलने लगती है तो रेवती उसे बोलने से मना कर देती हैं। तभी आर्यन वहाँ आता है और राहुल को रेवती पर चिल्लाता देखता है और वहाँ जाकर राहुल को रोकता है और वहाँ से राहुल को ले जाता है। रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रीवा को कहती हैं कि हम वॉशरूम से आते हैं, और ये कहकर वो वॉशरूम जाती हैं और वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और उसके रोने की आवाज़ वहाँ खड़ी रूही को जाती है। रूही उसके सामने जाती है और पूछती है कि क्या हुआ रेवती, तुम रो क्यों रही हो। रेवती उसे देखकर चुप हो जाती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ। रूही, रेवती, मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बोलते ही रहती है कि रेवती उसे के गले लग जाती है और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। फिर रूही रेवती को गले लगाकर शांत करवाती है और पूछती है कि क्या हुआ। फिर रेवती खुद को रोक नहीं पाती और सारी बातें रेवती रूही को बता देती है और वो भी आर्यन से बहुत प्यार करती है। ये बात भी आर्यन को बताने से मना करती है और उसे प्रॉमिस लेती है। वहाँ से रूही रेवती को बाहर लाती है और देखती है कि वहाँ रीवा खड़ी है। रीवा फिर रेवती को वहाँ से घर चलने को कहती है। रास्ते में जाते समय रेवती रीवा को बताती है कि उसने रूही को सब सच बता दिया। रीवा, लेकिन क्यों? वो सारी बातें आर्यन को बता देगी। तुम्हें पता है ना वो दोनों आपस में कितने अच्छे दोस्त हैं। रेवती, हमें रहा नहीं गया और मैंने उसे सारी बात बता दी, लेकिन उसने प्रॉमिस किया है कि वो आर्यन को नहीं बताएगी। यहाँ कॉलेज में रूही आर्यन के पास जाती है और बहुत परेशान रहती है। उसे परेशान देखकर आर्यन पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन रूही उसे कुछ नहीं बताती और बोलती है कि मैं घर कैसे जाऊं, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, इसीलिए परेशान थी। आर्यन, बस इतनी सी बात, राहुल छोड़ देगा तुझे। रूही फिर मुस्कुराती है और वहाँ से राहुल के साथ चली जाती है। रूही को पूरे रास्ते उदास देखकर राहुल पूछता है कि क्या हुआ रूही, तू टेंशन में क्यों है? तू तो कभी इतनी टेंशन नहीं लेती, लेकिन आज क्या हुआ? रूही, नहीं तो राहुल, चल अब सच सच बता मुझे, मेरे साथ कोई झूठ नहीं चलेगा और मैं जानता हूँ कि ये स्कूटी वाली बात भी तूने झूठ ही बताया आर्यन को। चल सच बता, तुझे मेरी कसम है
रूही दुविधा में पड़ जाती है और राहुल से सारी बातें बता देती है। जब राहुल को पता चलता है कि रेवती भी आर्यन को पसंद करती है तो राहुल को एहसास होता है कि रेवती भी बहुत दर्द में और परेशान रहती होगी। आर्यन का तो सबको पता है, लेकिन रेवती किसी को बता भी नहीं सकती है। फिर रूही बताती है कि आर्यन को रेवती थप्पड़ भी इसीलिए मारी थी ताकि आर्यन ये सोच ले कि रेवती अधिराज से ही प्यार करती है। इससे आर्यन को रेवती को भूलने में आसानी होगी। राहुल सारी बातें सुनता है और अपने आप को कोसता है कि उसने क्यों रेवती को इतना बुरा भला कह दिया। फिर सारी बातें खत्म होने के बाद रूही बोलती है कि क्या हमें ये सारी बातें आर्यन को बतानी चाहिए। राहुल, अरे नहीं नहीं, ऐसे तो आर्यन रेवती के गम में ही बैठा रहेगा, हमें ये बातें आर्यन को नहीं बतानी चाहिए। रूही, हाँ ये भी है। फिर राहुल रूही को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। रेवती और रीवा घर पर ही होती हैं। तभी डोर बेल बजता है और रीवा गेट खोलती है। दरवाजे पे खड़े अधिराज बोलते हैं कि आप दोनों रेडी होकर बाहर आओ, हम ड्राइव पर जाएंगे। ये कहकर अधिराज नीचे पार्किंग में से अपनी गाड़ी निकालते हैं। कुछ समय बाद तैयार होकर रेवती और रीवा नीचे जाती हैं और गाड़ी में बैठ जाती हैं। पीछे रीवा और आगे अधिराज के साथ रेवती बैठती है। वहाँ से निकलने के बाद अधिराज एक मॉल में जाते हैं और वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं और बोलते हैं कि चलिए आज सब शॉपिंग करते हैं। रीवा खुश हो जाती है और गाड़ी से एक्साइटेड होकर बाहर आती है, लेकिन रेवती कार में ही बैठी रहती है। तभी अधिराज नीचे उतरते हैं और रेवती की तरफ का दरवाज़ा खोलकर रेवती को बाहर आने के लिए बोलते हैं। रेवती भी बाहर आ जाती है और तीनों मॉल के अंदर जाते हैं। दोनों लड़कियां शॉपिंग में व्यस्त हो जाती हैं और अधिराज को एक फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन में व्यस्त हो जाते हैं। अधिराज पता नहीं किसी से फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। तभी रीवा के पास मोहित आता है और रीवा को गले से लगा लेता है। रीवा उसे वहाँ देखकर डर जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन मोहित वहाँ से नहीं जाता। कुछ समय बाद रीवा की नज़र सामने से आते हुए अधिराज पे जाती हैं और वो मोहित को छुप जाने को कहती हैं। फिर मोहित की भी नज़र अधिराज पे जाती हैं और वो वहाँ से भागने लगता है और उसी बीच वो रेवती से टकराकर रेवती के ऊपर ज़मीन पे गिर जाता है। ये अधिराज देख लेते हैं और वहाँ से मोहित का कॉलर पकड़कर उठाते हैं और मारने लगते हैं। रेवती रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अधिराज उसे बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि यहाँ मॉल में आकर तुम लोग लड़की छेड़ते हो। अधिराज बहुत गुस्से में थे और उनका ये रूप देखकर रेवती बहुत डर गई थी, क्योंकि अधिराज को रेवती इन 3 सालों में इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखी थी। तभी रीवा आती है और अधिराज का हाथ पकड़कर रोने लगती है और बोलती है कि भाई साहब इसे छोड़ दीजिए प्लीज़, ये रेवती को परेशान करने नहीं आया था। ये सुनकर अधिराज मोहित को छोड़ देते हैं और फिर रीवा को पास खड़े करके पूछते हैं कि फिर ये तुमसे मिलने आया था। रीवा डरते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। अधिराज कुछ नहीं बोलते हैं और मोहित की तरफ देखते हैं। उसके होठ और सर से खून निकल रहा था। उसके बाद बोलते हैं कि मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम दोनों इसे लेकर आओ, इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। पहले इसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, फिर बाद में बातें करेंगे। मोहित को हॉस्पिटल ले जाकर अधिराज उसका इलाज करवाकर अपने साथ ही घर लाते हैं और बैठाते हैं। सारे वहीं हॉल में एक साथ बैठते हैं और अधिराज रीवा से पूछते हैं कि चलो अब बताओ सारी बातें। रीवा डरते डरते सारी बातें बताती है। अधिराज सब सुनते हैं और बोलते हैं कि रीवा, क्या आप ये सारी चीज़ों का परिणाम जानती हो। रीवा अपना सर हाँ में हिलाती हैं। अधिराज, फिर भी ये सब किया आपने, आपको पता है कि बड़े चाचा साहब पर क्या बीतेगी। रीवा, भाई साहब हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम मोहित को पसंद करते हैं और शादी भी इनसे ही करना चाहते हैं और मोहित भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम मोहित जी के साथ बहुत खुश रहेंगे। अधिराज, रेवती आपने भी हमसे ये बातें छिपाई। रेवती, जी नहीं, वो हमें डर लग रहा था। अधिराज सोचने लगते हैं और मोहित से पूछते हैं कि पापा क्या करते हैं और कुछ अन्य सवाल भी पूछते हैं। जी वो। अधिराज, जल्दी बोलिए, आपके पास समय नहीं है। मोहित जी,
मतलब अधिराज मतलब हमारे पास समय नहीं है, हमें कुछ काम से बाहर जाना है। मोहित हमारे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और माँ शिक्षिका हाई स्कूल में, एक छोटी बहन है और एक मैं हूँ अपने परिवार में। अधिराज सारी बातें सुनते हैं और फिर वहाँ से चुपचाप उठकर चले जाते हैं। अधिराज को जाता देख रीवा सोच में पड़ जाती है और कुछ समय बाद मोहित भी अपने घर चला जाता है। जब शाम को अधिराज वापस घर आते हैं तो रीवा गेट पर खड़े होकर अधिराज का ही इंतजार कर रही होती है। अधिराज अंदर आते हैं तो रीवा से पूछती है कि कहाँ गए थे भाई साहब, आपने कुछ बोला भी नहीं। अधिराज, इसमें बोलना क्या है, बहुत आसान है समझना कि आपकी शायद ही मोहित से नहीं होगी। रीवा, भाई लेकिन। अधिराज, बस अब कुछ मत बोलिएगा और हमारे साथ बदतमीजी करने का सोचिएगा भी नहीं। रीवा चुप हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसके आंखों में आंसू देखकर अधिराज मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बस बस रोना बंद कीजिए, हम अपनी तीनों बहनों को रोता हुआ कभी नहीं देख सकते। ये सुनकर रीवा अधिराज की तरफ एक आशा भरी नज़रों से देखती है तो अधिराज मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं और पीछे से मोहित और उसके परिवार को बुलाते हैं और कहते हैं कि लो रीवा, आपकी खुशी हम ले आए। ये सुनते ही रीवा अधिराज के गले लग कर रोने लगती है और कहती है, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। अधिराज, आई नो। अब ये सब हमारे साथ राजस्थान जाएंगे और आप दोनों भी चलिए, जाइए पैकिंग कीजिए, शाम की ट्रेन है। शाम बीत जाती है और सब जाने के लिए निकल जाते हैं। रीवा बहुत परेशान रहती है कि घर वाले क्या करेंगे और क्या सोच रहे होंगे। जब वहाँ पहुँचते हैं ये लोग तो देखते हैं कि सब स्वागत के लिए खड़े हैं, क्योंकि सबको अधिराज ने पहले ही मना लिया था। रीवा और मोहित जैसे ही वहाँ जाते हैं, मोहित के साथ उसकी दो सहेलियाँ मस्ती मजाक भी करना शुरू कर देती हैं। रीवा अपनी बहनों से पूछती है कि पूरा परिवार मान कैसे गया, तो रीवा की बहनें बताती हैं कि पूरा परिवार बहुत गुस्से में था, लेकिन भाई साहब यानी कि अधिराज ने सबको मना लिया। सब शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं और देखते देखते शादी का दिन आ जाता है। सुबह रेवती सीढ़ी से नीचे आते वक्त किसी से टकरा जाती है और जब वो अपनी नज़रें ऊपर करके देखती है तो अचंभित हो जाती है, क्योंकि जिससे वो टकराई होती है वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही था। तभी पीछे से राहुल आता है और बोलता है कि हमें अधिराज सर ने बुलाया है, और उन दोनों के साथ में रूही भी थी। रेवती फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ ही समय बाद अधिराज बाहर से आते हैं और साथ में शिवन्या को भी लेकर आते हैं। सब शिवन्या को देखकर खुश भी होते हैं और अधिराज के बारे में भी सोचने लगते हैं। फिर पूरा परिवार शिवन्या से मिलकर उसकी खैरियत पूछते हैं। शिवन्या भी अब पहले से बहुत हद तक ठीक हो चुकी थी। सबसे मिलकर शिवन्या अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और अधिराज रेवती की तरफ बहुत समय तक देखते रहते हैं, जैसे कि वो रेवती से कुछ कहना चाहते हैं। देखते देखते शाम हो जाती है और शादी का समय हो जाता है। बारात लेकर मोहित हवेली पे पहुंच जाता है। पूरा परिवार मिलकर मोहित का स्वागत करते हैं और अंदर ले जाते हैं। मोहित और रीवा की शादी में सब बहुत खुश रहते हैं और बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। मोहित और रीवा शादी के मंडप में बैठ जाते हैं। उसी समय अधिराज को फ़ोन आता है और अधिराज को बाहर जाना पड़ता है। वहाँ शादी करवाने के लिए वही पंडित जी आए थे जो अधिराज के कुंडली को देखे थे और श्राप के बारे में बताए थे। अधिराज किसी गेस्ट को लाने बाहर गए थे, तभी पंडित जी गठबंधन की रस्म करने के लिए बुलाते हैं। तभी अधिराज के बड़े चाचा जी कहते हैं कि ये रस्म अधिराज और उसकी पत्नी करेंगी। तभी शिवन्या मंडप की तरफ बढ़ने लगती हैं तो कल्याणी थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहती हैं कि बेटा रेवती, आप जाइए और वहाँ खड़े हो जाइए, अधिराज आते ही होंगे। आप दोनों को साथ में रस्म करना है, क्योंकि आप ही अधिराज की रक्षक पत्नी हो। ये सुनकर शिवन्या वहीं खड़ी रह जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। रेवती शिवन्या की तरफ देखती हैं और सोचती हैं कि हमने उनका जगह ले लिया है, क्योंकि वो तो पहले से ही अधिराज को चाहती थी और अधिराज की
जिंदगी में थी। पंडित जी सारी बातें सुन रहे थे और बोले कि कल्याणी जी पंडित जी। ये कहते हुए कल्याणी दौड़ी आई और पंडित जी के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी, क्या अधिराज ने आपसे बताए नहीं? कल्याणी, क्या नहीं बताए पंडित जी? कुछ 6 महीने पहले अधिराज को हमने मंदिर बुलाया था और अधिराज वहाँ गए भी थे। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी और क्षमा भी मांगा था। बलवंत, कुछ समझे नहीं हम। आप क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? कल्याणी, हाँ पंडित जी, पूरी बातें हमें बताइए, क्या हुआ है? सारे परिवार वाले पंडित जी की बातों से परेशान हो गए थे और उनके बताने का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी, हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन जिस दिन आप अधिराज की कुंडली लेकर आए थे उस दिन हमसे एक गलती हो गई थी। उस दिन एक और लड़के की कुंडली हमारे पास आई थी और उसका भी नाम अधिराज ही था। जो श्राप और दोष के बारे में हमने आपको बताया था वो आपके पुत्र का नहीं था, वो उस लड़के का था और वो लड़का की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। इसीलिए उसके माता पिता हमसे उसकी कुंडली वापस दिखाने आए थे। वो कुंडली देखकर हमसे हुई गलती का हमें पता चला। तब हमने अधिराज को कुंडली के साथ बुलाया और वो आए भी और उनकी कुंडली में कोई दोष या श्राप नहीं है। ये हमने उनको उसी समय उनको बता दिया था। पूरा परिवार ये सारी बातें जानकर खुश होता है कि अधिराज की कुंडली में कोई दोष या श्राप नहीं है, लेकिन फिर सब सोचने लगते हैं कि जब अधिराज को ये बात 6 महीने पहले से पता थी तो उन्होंने बताया क्यों नहीं। ये बात सुनकर एक और इंसान बहुत खुश था और वो था आर्यन और उसके दोस्त, जो ये सोच रहे थे कि आर्यन और रेवती अब एक हो जाएंगे। उतने में मेन गेट से अधिराज आते हुए दिखाई देते हैं। सारे परिवार इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं और अधिराज की तरफ देखने लगते हैं। तभी अधिराज, क्या हुआ आप लोगों को? आप लोग ठीक तो हैं? मुझको इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या हो गया? अधिराज, हाँ बेटा, आप ठीक हो? अधिराज, हाँ माँ। क्या हुआ आप बताओ, चलो। कल्याणी, सच बता दीजिए, आपने ये बात क्यों छिपाई? आपने हमें सभी बातें क्यों नहीं बताई, जबकि आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी को लेकर हम सब कितने परेशान हैं, लेकिन आपने पिछले 6 महीनों से ये बात हमसे छिपाए रखी। आप जानते हैं कि ये बताकर आप हम सब की ज़िंदगी भी आसान कर देते। अधिराज माँ की बातों से समझ जाते हैं कि वो किस बारे में बोल रही हैं। अधिराज अपना सर नीचे किए खड़े रहते हैं। उनकी माँ के साथ बाकी घर वाले भी अधिराज से कई सवाल कर रहे थे, लेकिन अधिराज चुप वहाँ खड़े थे। जब सब शांत हो जाते हैं तब अधिराज बोलते हैं कि हमें सिर्फ रेवती की फिक्र हो रही थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि उनकी ज़िंदगी खेल खेल में ख़राब हो गई है, यह सुनकर उनको कितना बुरा लगेगा। और उन्हें परिवार में बहुत कम लोग ही प्यार करते हैं, इसीलिए हमें डर था कि जब सबको पता चल जाएगा कि ये बस एक साधारण लड़की है और इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं होगा, तो सब घर पे इनके साथ बुरा सलूक करेंगे। यही सोचकर मैं नहीं बताया सबको। जब हम 4 महीने पहले रेवती का चेहरा पहली बार देखे थे, तब से लेकर आज तक हमने रेवती से प्यार किया है और हमें वो अच्छी भी लगने लगी थी। लेकिन जब मोहित ने बताया कि आर्यन और रेवती एक दूसरे को पसंद करते हैं, तब हमने सोचा कि रेवती हमारे साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगी। तभी हमने आर्यन को शादी में इनवाइट किया और हम सोचे थे कि रीवा के शादी के बाद हम सबको सच बता देंगे और रेवती आर्यन को साथ मिलाकर हम रेवती को अपने साथ ये ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर देंगे। ये सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। फिर अधिकार सबसे माफ़ी मांगते हैं और ख़ासकर रेवती से माफ़ी मांगते हैं। साथ में सारा परिवार रेवती से माफ़ी मांगते हैं और कल्याणी शिवन्या से भी माफ़ी मांगती हैं अपनी दुष्व्यवहार के लिए। अधिराज भी शिवन्या से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम
रेवती को पसंद करते थे, लेकिन आपसे हमने प्रेम किया है हमेशा, हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। रेवती की आंखों में आंसू छलक उठते हैं। ये देखकर कल्याणी वहाँ जाती हैं और कहती हैं कि बेटा क्या हुआ, अगर आप हमारी बहू बनकर नहीं रहेंगी तो आपको हमने अपनी बेटी माना है। आप जब चाहे यहाँ आए और जाए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। रेवती ये सुनकर कल्याणी के गले लग जाती है। शिवन्या और पूरा परिवार रेवती के पास जाते हैं, सब अपना प्यार दिखाते हैं। फिर मोहित कहता है कि मेरी शादी पे भी आप लोग ध्यान दे लीजिए थोड़ा। सब ये सुनकर हंसने लगते हैं और मंडप की तरफ जाते हैं और अधिराज और शिवन्या जाकर रस्म को पूरा करते हैं। शादी होने के बाद अधिराज दोबारा शिवन्या के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं और शिवन्या भी उन्हें माफ़ कर देती हैं। कुछ समय बाद आर्यन अकेले बालकनी में खड़ा होता है। उसे वहाँ देखकर रेवती उसके पास जाती हैं और आर्यन को धीमी आवाज़ में बुलाती हैं, रेवती, आर्यन जी। आर्यन पीछे मुड़ कर देखता है, वहाँ रेवती अपना सर झुकाकर खड़ी थी। आर्यन उसे एक नज़र से देखता रहता है। उसी बीच रेवती नीची नज़रों से ऊपर देखती है। वो देखती हैं कि आर्यन उसे देखे जा रहा था। वो फिर बहुत हिम्मत करके आर्यन की आंखों में देखती हैं। जब वो आर्यन की तरफ देखती हैं, वैसे ही आर्यन दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है। ये देखकर रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी आर्यन पीछे से रेवती का हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचकर गले से लगा लेता है और बहुत समय तक रेवती को गले से लगाए रखता है। रेवती कहती हैं कि हम आपको पसंद करते थे, हमें खुद से ज़्यादा आपकी चिंता थी कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छे से जिएं। ये सारी बातें सुनकर आर्यन भारी आवाज़ में कहता है कि रेवती, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता? शायद मैं वहीं रह जाता हमेशा के लिए। दोनों फिर बालकनी से बाहर की ओर देखने लगते हैं और रेवती आर्यन का हाथ थाम कर वहाँ पर खड़ी हो जाती है और वहीं पे खड़े होकर दोनों बातें करने लगते हैं। आर्यन कहता है, रेवती, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और कुछ समय बाद रीवा की विदाई का समय हो जाता है। सारे परिवार वाले हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अधिराज कहते हैं कि रेवती, आप भी अपना बैग ले आइए, हमने सबके साथ आपका भी टिकट करवा दिया। रेवती, लेकिन अधिराज मजाकिया तरीके से, लेकिन कुछ नहीं, जल्दी जाइए, नहीं तो हम फिर आपको जाने नहीं देंगे। ये बात सुनकर सबके होठों पर मुस्कान आ जाती है और रेवती फिर अपना बैग लेने चली जाती हैं। जब वो बैग लेकर नीचे आती हैं, तब तक सारे लोग वहाँ से कार में बैठ चुके थे। सारे परिवार वाले भी स्टेशन रीवा और मोहित को छोड़ने जा रहे थे। रीवा देखती है कि सब जा चुके हैं, लेकिन आर्यन वहीं खड़ा है। वो नीचे आकर पूछती हैं कि बाकी घर वाले चले गए? आर्यन, नहीं, अभी कार में बैठे हैं। रेवती, और आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन, तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और ज़िंदगी भर दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। रेवती ये सुनकर मुस्कुराती है और आर्यन को बाहर चलने का इशारा करती हैं। दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं, बस राहुल और रूही एक कार के साथ खड़े हैं। आर्यन पूछता है कि बाकी सब चले गए? राहुल, हाँ भाई, सब चले गए। तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो अब हम भी चले? दोनों मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हाँ चलो। सारे गाड़ी में बैठकर स्टेशन जा रहे होते हैं। तभी रूही कहती है कि हमें माफ़ कर देना आर्यन। आर्यन उसकी तरफ देखता है और पूछता है, किस बात की माफ़ी? रूही की आंखों में आंसू आ गए थे। रूही, हमें और राहुल को पता था कि रेवती तुमसे प्यार करती है, लेकिन रेवती ने कसम दी थी कि नहीं बताना आर्यन को, और उसने थप्पड़ भी इसीलिए मारा था ताकि तुम उससे नफरत करने लगो और उसे भूल जाओ। आर्यन मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। और रेवती की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि मैडम, आप मेरे बारे में गलत सोची थी कि मैं आपका पीछा न कभी छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ूंगा, समझी आप मैडम?
रेवती मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती है। सब लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां सबको अलविदा बोलकर रीवा, मोहित और मोहित का सारा परिवार साथ में आर्यन, रेवती और उसके दोस्त राहुल और रूही वहां से ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर मोहित का परिवार रीवा का बहुत स्वागत करता है। बहुत ही धूमधाम से रीवा का स्वागत मोहित के परिवार में होता है। आर्यन रेवती को अपने घर अपने माता पिता से मिलाने लेकर जाता है, लेकिन आर्यन के माता पिता रेवती के बारे में जानकर रेवती को अपनाने से मना कर देते हैं। तभी रेवती आर्यन से कहती है कि आपके परिवार आपके लिए सबसे पहले है, आप उनकी बात मानिए। आर्यन नाराज होकर कहता है कि अब और नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। वो दूसरी तरफ जाकर राहुल को फ़ोन करता है और उससे बात करता है और बात करने के बाद रेवती का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। आर्यन रेवती का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। आर्यन के माता पिता देखते रह जाते हैं। आर्यन रेवती को लेकर मंदिर जाता है, जहाँ रेवती देखती है कि राहुल और रूही ने सारा शादी का इंतजाम करके रखा है। रेवती आर्यन को मना करती है, लेकिन आर्यन को सुनने के मूड में नहीं होता है। फिर वो दोनों तैयार होने जाते हैं और कुछ समय बाद आर्यन तैयार होकर मंडप में बैठ जाता है। पंडित जी फिर दुल्हन को बुलाते हैं तो रूही दुल्हन को लाकर आर्यन के बगल में बैठा देती है। आधी शादी की रस्में हो चुकी होती हैं। उतने में दुल्हन तोतली आवाज में कहती है कि मेल को डर लग रहा है। सौलभ जी। आर्यन ये सुनकर घबरा जाता है और दुल्हन का घूंघट उठाता है और देखता है कि वो रेवती नहीं कोई और ही होती है। फिर आर्यन राहुल और रूही की तरफ गुस्से में देखता है और अपनी नज़र इधर उधर करके देखता है तो उसे एक और शादी होते हुए दिखाई देती है, तो वहाँ भागता हुआ जाता है और दुल्हन की घूंघट उठाने लगता है, लेकिन उनके परिवार वाले दुल्हन का घूंघट उठाने नहीं देते। तभी आर्यन रेवती को आवाज़ देता है और दुल्हन आर्यन की आवाज़ सुनकर अपना घूंघट उठाती है। आर्यन सबको हटाकर उसे गले से लगा लेता है, क्योंकि वो रेवती ही थी और रेवती की आंखों में देखकर कहता है कि आज तो मेरी दुल्हन गई थी, और वापस से उसे अपने सीने से लगा लेता है और फिर सुकून की सांस लेता है और बोलता है कि चलो और अब घूंघट उठा कर रखना। रेवती का हाथ पकड़कर रेवती को वहाँ से ले जाता है और अपने मंडप के पास पहुँच जाता है। उतने में आर्यन के माता पिता वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि बेटा हमें माफ़ कर दो आर्यन, हम रेवती को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर तुम चले गए तो हमारा क्या होगा, हमारे तो तुम ही इकलौते बेटे हो। ये सुनकर आर्यन नर्म हो जाता है और अपने माता पिता की बात मान लेता है। फिर सब ठीक हो जाता है और आर्यन रेवती के साथ अपने घर चला जाता है। उसके घर पर रेवती का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। कल होते ही आर्यन के माता पिता अधिराज के परिवार को रेवती के रिश्तेदारों के रूप में बुलाते हैं और फिर दोनों की शादी पूरे धूमधाम से होती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों को अपना प्यार और रेवती को प्यार के साथ साथ एक नया परिवार मिल जाता है। रेवती फिर अपने माता पिता को कभी याद भी नहीं करती, क्योंकि एक तरह से अपनी ज़रूरतों के लिए रेवती के माता पिता ने उसे बेच दिया था। आर्यन रेवती की ज़िंदगी में इतनी खुशियां भर देता है कि रेवती को अब किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी और कल्याणी और बलवंत के रूप में रेवती को माता पिता भी मिल गए थे। आर्यन और रेवती अब खुशी खुशी और प्यार भरी जिंदगी बिताने लगे थे। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।